अचानक जो इमरजेंसी आई है और पूरी दुनिया अचानक घरों में कैद है, बंद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोगों में तनाव जो है वो बढ़ रहा है और उसके कारण डिप्रेशन की जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आ, आपसे ये सवाल है कि डिप्रेशन जैसी समस्या अगर बढ़ती है तो आखिर इस डिप्रेशन से एक आदमी को कैसे मुकाबला करना चाहिए? देखिए, ये जो डिप्रेशन आएगा या आपको कुछ लोगों में महसूस हो रहा है, वो किसी कारण से हो रहा है। जी। और उसका कारण क्या है कि ये लॉकडाउन है। आपको एक छोटे से मकान में है, एक छोटे से फ्लैट में है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चार दीवारी के अंदर हैं। तो इसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। जी। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, अब हम इस लॉकडाउन को तो चेंज नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उसी के हिसाब से हमको आगे चलना होगा। जी। तो हमको हमारी सोच में ही परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना होगा। जैसा कि आपने बताया कि इतने अच्छे अच्छे सीरियल आ रहे थे, रामायण अभी खत्म हुई है, महाभारत कंटिन्यूड है। तो सीरियल्स देखें, एक मोटिवेशनल चीजें जो है वो देख करें। क्रिएटिव आपके अंदर जो करने की इच्छा है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं भी, उनको कुछ मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, भाग दौड़ में ही लगे रहे हैं। उनके जी। पास समय है, कुछ को लिखने का शौक है, वो लिखें, कुछ सोच के देखें। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो हम इस रिएक्टिव डिप्रेशन नाम की चीज से बच सकते हैं। इसके लिए कोई दवा की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती है। परिस्थितियों से ही हमको समझौता करना होता है, तब भी हम इस चीज से बाहर निकल पाते हैं। जी, तभी और एक सवाल ये भी बार बार है कि जो अभी कहा जा रहा है कि युवाओं में कोरोना का खतरा उतना नहीं है। और यही बात हार्ट की बीमारी को लेकर के भी मानी जा रही है कि युवाओं में इसका खतरा भी कम है। जबकि आज की ज़िंदगी में उन्हें तनाव ज़्यादा है। तो जो टेंशन और डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चूंकि हार्ट के आप डॉक्टर हैं, तो दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये कि क्या इस समय में, जबकि कोरोना काल ये चल रहा है, इस समय में हार्ट के पेशेंट का क्या हाल है? और ओवरऑल पेशेंट्स जो हैं, मतलब न सिर्फ दिल के मरीज़ जो हैं वो, उसके अलावा दूसरे मरीज़ जो हैं, जब हॉस्पिटल आने से कतरा रहे हैं या हॉस्पिटल भी कह रहा है कि आप कम ही आए हॉस्पिटल तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में एक तो बीमारी का क्या हाल है ये मैं जानना चाहूँगा, और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जो युवा हैं जिनके ऊपर खतरा कहा जा रहा है कि कोरोना टाइप जो है वो खतरा कम है, और हम ये भी देखते हैं कि हार्ट का खतरा भी कम रहता है, लेकिन तनाव में वो ज़्यादा रहते हैं हर वक्त। तो ये दो अलग अलग सवाल है, दोनों का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि युवा जो है वो तनाव से अपने आप को दूर कैसे करें, और दूसरी बात कि आज की परिस्थिति में बीमारियों का, खासकर हार्ट की बीमारी का क्या हाल है? देखिए, युवाओं में ऐसा नहीं है कि वो इस बीमारी से इम्यून है या ये बीमारी, कोरोना की बीमारी उनको नहीं हो सकती। जी। ये सोच गलत है। ये बीमारी युवा हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे हार्ट का मरीज हो, चाहे डायबिटीज का मरीज हो, सबको होने की संभावना उतनी ही है। जी। फर्क इस बात का है कि अगर कोई ज्यादा अवस्था का है, कोई 60 65 70 साल का व्यक्ति है, उसको ये बीमारी होती है, जिसको, और या किसी को हार्ट की बीमारी पहले से ही है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, उसको ये बीमारी होती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी। और यंग एज में अगर ये बीमारी होती है, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर हमको एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए एक 25 साल का व्यक्ति है और युवा है, उसको ये बीमारी होती है, उसको माइल्ड थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई, कुछ नहीं हुआ, वो घर में आता है, घर में अपने मदर फादर से मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सोर्स है एल्डरलीज को बीमारी देने का। तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नोबडी इज इम्यून फ्रॉम दिस डिजीज। और जो यंग है, वो एक कैरियर के रूप में भी काम कर सकते हैं इस बीमारी को बढ़ाने का। ये हमको ध्यान रखना है। जी। तो जहां तक युवाओं में तनाव का सवाल है, जी। वो तनाव, हमको एक और तरीके से इस चीज को समझना चाहिए। युवा जो होता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अभी वो एक चार दीवारी के अंदर बैठ गया है, वो एनर्जी चैनलाइज नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसको डिप्रेशन आ रहा है। और इसका वास्तव में कोई सीधा आंसर नहीं है।
हमको अपने आप को खुद को इन्वेंट करना होगा, उनको अपने अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना होगा। यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। जी, दूसरा एक और उपाय। जो जी। प्रॉब्लम आ रही है, वो जॉब्स को लेके भी प्रॉब्लम है लोगों के मन में, युवाओं के खास करके ज़्यादा, कि अब ये पैंडेमिक है, लॉकडाउन चल रहा है, आगे इकॉनमी का कोई ठिकाना नहीं है, इकॉनमी बहुत नीचे आ गई है, आगे हम कैसे करेंगे, कैसे चलेगा? तो उसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा, अपने ऑप्शंस ओपन रखिए, अपने आप को लाइट रखिए। ये प्रॉब्लम एक की नहीं है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। समाधान भी पूरा विश्व मिल-जुल के निकालेगा और हम सब इससे बाहर आएँगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकताएँ सीमित करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा काम चलेगा। जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हार्ट के मरीजों का क्या हुआ? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हार्ट के मरीजों में हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है, वो हमने कम पाया है इस दौरान। ऑलमोस्ट 50% हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम हुआ है और ये केवल इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है इस पैंडेमिक के दौरान। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन कम हुआ है, कुछ थ्योरी ये आई है कि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, पर वो हॉस्पिटल नहीं आए डर के कारण। और तीसरी जो बात आई है, जो मैंने पहले भी कही कि लोगों का तनाव कम हुआ है और तनाव से हार्ट अटैक का सीधा संबंध होता है। तो तनाव कम होने से, स्ट्रेस कम होने से हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम हुआ है। जहाँ तक लोगों का रिपोर्ट नहीं करने का सवाल है, वो भी मुझे कम लगता है, क्योंकि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठेगा। वो ज़रूर डॉक्टर को कॉल करेगा और मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं कॉल करेगा, तब भी अगर कोई सीवियर हार्ट अटैक होगा तो उसकी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वो वो उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस तो कम हुआ है। जी। जहाँ तक हॉस्पिटल आने का और कंसल्टेशन का सवाल है, हाँ, हम लोगों से ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हॉस्पिटल नहीं आएँ। बेहतर है आप फ़ोन पे कंसल्ट कर लें, वीडियो कंसल्ट कर लें, बात कर लें, तो उससे आपकी बहुत सारी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए, एक मेरा पेशेंट ही है, जी। फ़ॉलो-अप के लिए है, वो सपोज़ करिए रांची से। जी। अब उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, उसने मेरे को ब्लड प्रेशर की रीडिंग बता दी। वो रांची से तो यहाँ नहीं आ सकता, तो उसकी दवाइयों में जो एडजस्टमेंट करना है, मैं यहाँ जी। से बैठ के भी कर सकता हूँ। ब्लड प्रेशर वो ले लेगा, अपनी बाकी प्रॉब्लम्स बताएगा, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन जो मैंने लिखे हैं, वो हो गए उसके, उसको देख के मैं उसकी दवाइयाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। जी। पर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो आपको बहुत सीवियर है, या आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आप तुरंत आप हॉस्पिटल आ जाइए, या आपके पास में जो हॉस्पिटल है वहां जाके आप दिखा लीजिए, तो आपको अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए और हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अपने किसी सिम्टम्स को आपको दबाना नहीं है या छुपाना नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एक दी हार्ट ऐप बनवाया था। मुझे ध्यान आ रहा है कि ये 3 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी जो आप बात कह रहे हैं कि जो सिम्टम्स समझने की बात है, इस ऐप को जहाँ तक मैंने इस्तेमाल किया है तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया और मैं अभी भी अपने मोबाइल में रखता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि इसकी जानकारी आप दें कि जिस प्रकार अगर आप इस वक्त जो समय है जब आप हॉस्पिटल जाने से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि चूंकि कोरोना के मरीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ जाने में खतरा है, तो ऐसे समय में कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और अगर हार्ट के आप पेशेंट हैं तो कैसे उस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये जो ऐप है राजीव जी, जी। ये ऐप बड़ा कॉम्प्रहेंसिव ऐप है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें डाइट का एक सेक्शन है, सिम्टम्स का एक सेक्शन है, और एक सेक्शन है जिसमें कि वो टेस्ट कर सकता है मरीज की, उसको जो तकलीफ हो रही है, कहीं वो तकलीफ हार्ट के कारण तो नहीं है। उसको 7 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, और वो क्वेश्चंस का जवाब देने पर वो एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि हो सकता है कि आपको हो रही तकलीफ या हो रहे सिम्टम्स हार्ट के कारण है या नहीं है, और वो आपको डायरेक्ट करता है कि आपको डॉक्टर के पास कितनी जल्दी जाना चाहिए। मैं जी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि वैलिडेटेड है। इस पे रिसर्च हुई है, इस पे थीसिस लिखी गई है, और इसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रेजेंट भी किया गया है। वहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट हुआ था।
तो जी, ये काफ़ी कारगर चीज़ है और ऐसे समय में जबकि हम हॉस्पिटल जाने से थोड़े हिचक रहे हैं या हमारे दिमाग में कुछ उलझने हैं और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ये दर्द हार्ट का है या किसी और चीज़ का है। ऐसे में ये ऐप हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो मैं दर्शकों आपसे कहूँगा कि द हार्ट ऐप जो है उसे ज़रूर आप अपने पास रखें, क्योंकि ये ऐप ऐसा है जो आपको आपकी बीमारी से पहले से आपको आगाह करेगा और आपको समय समय पे इस बारे में जानकारी नोटिस देता रहेगा कि आप कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और अगर ज़रूरत है डॉक्टर से सलाह की तो सलाह ज़रूर लेने जाएं। और ये तमाम चीज़ें इस ऐप के द्वारा आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं चूँकि बहुत ही शानदार बातचीत अभी हो रही है डॉक्टर राजीव राठी जी के साथ में, डॉक्टर राजीव राठी जी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि डॉक्टर राजीव राठी जी जो हैं वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में वो कार्यरत हैं और वहाँ के जो कार्डियोलॉजी विभाग है उसके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तो इनके बारे में आप सब जान ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनके पर्सनल लाइफ, इनके प्रोफेशनल लाइफ, इन सब तमाम बातों पे, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें इनसे बाकी भी है और बहुत सारी बातें हुई भी हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, साथियों से कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में डॉक्टर साहब से कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और सवाल करें। लेकिन उसके साथ साथ अपनी चर्चा भी हमारी जारी है। डॉक्टर साहब, एक आप डॉक्टर के अलावा एक समाज सेवी भी हैं और ये बात हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। आपने समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है और डॉक्टर तो मुख्यतः समाज सेवी ही होते हैं, अगर मैं अपने आप को सुधार के बोलूं तो। लेकिन साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को क्या आप बताएंगे कि समाज के दिल का हाल अच्छा रखने के लिए आपने किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं और उसका अनुभव कैसा रहा है? देखिए इसकी शुरुआत तो ऑलमोस्ट 2006 में मैंने की थी और एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था हृदय सुरक्षा अभियान। जी। और उसका मकसद यही था कि हार्ट के जो मरीज हैं वो अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचाने और उसका उपचार जल्दी हो, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो हार्ट अटैक होता है उसमें होता क्या है कि हार्ट की एक नली अचानक 100% बंद हो जाती है और मसल्स को, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड मिलता है वो अचानक रुकता है और उसके कारण हार्ट अटैक होता है। अगर इस आर्टरी को दवा के माध्यम से या एंजियोप्लास्टी के माध्यम से तुरंत ओपन करके या उस ब्लॉकेज को हटा के ब्लड का सर्कुलेशन पुनः अगर स्थापित नहीं किया जाए तो हार्ट को बहुत डैमेज होता है और ये डैमेज आगे जाके पंप फेल्योर का या हार्ट फेल्योर का कारण बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले जो 6 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वास्तव में कहा जाए तो हार्ट अटैक शुरू होने के बाद का 1 घंटा उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर 1 घंटे के अंदर हम मरीज को समुचित इलाज दे दें तो बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक पूरी तरह से टल सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी और इसी को एक्सरसाइज करने के लिए या इसी के अच्छे परिणाम लेने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हृदय सुरक्षा अभियान। जी। और ये प्रोजेक्ट हमने 2006 में कंसीव किया, उस पर काम करते रहे और फिर ऑलमोस्ट हमको लोगों को कन्विंस करने में, अथॉरिटीज को कन्विंस करने में काफी टाइम लगा। बहुत जी। प्रेजेंटेशन उसके हमने बनाए और ये फ्री प्रोजेक्ट था, इसमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं थी। हम यही चाहते थे कि लोग अपने सिम्टम्स को पहचानें और हार्ट अटैक से होने वाली प्रॉब्लम्स से बचें। और जी। ये हमने करीब सबसे पहले रांची झारखंड में ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जी। हृदय सुरक्षा अभियान, और इसके बहुत ही शानदार परिणाम निकले। उसी दौरान फिर हमने ये ऐप डेवलप किया ताकि लोगों को में जानकारी ज्यादा हो, अवेयरनेस अच्छी हो और वो जल्दी आए। तो ये जो प्रोजेक्ट है वास्तव में मेरे दिल के काफी करीब है और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझें कि हार्ट अटैक से डरना नहीं चाहिए, अपने सिम्टम्स को तुरंत पहचानना चाहिए। हार्ट अटैक इज लाइक एन एक्सीडेंट। जैसे रोड में एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होते हैं तो आप जितने जल्दी से जल्दी विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उससे भी आगे है। जी। आप एक्सीडेंट में तो हर मिनट इम्पोर्टेंट होता है, पर हार्ट अटैक में हर सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। जितनी जल्दी हम मरीज का इलाज करेंगे ढंग से, वो मरीज को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जी डॉक्टर साहब, ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और हुआ भी है। और जैसा अनुभव आप बता रहे हैं उस आधार पे साफ कहा जा सकता है कि अगर जैसे आपने कहा कि एक एक सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट के पेशेंट के लिए, और ख़ासकर उस समय जब हार्ट अटैक आया हो, तो ऐसे समय में ये ज़रूरत है कि आप अपने आप का ख्याल, और आपके आसपास अगर लोग हैं और वो किसी बीमारी से और ख़ासकर हार्ट की बीमारी से अगर वो ग्रसित हैं, तो उनका ख्याल रखें और उन पर ध्यान दें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये साफ नज़र आता है जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। कुछ हमारे साथी जो हैं डॉक्टर साहब, वो फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में। मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हट के बात करना चाह रहा हूं, लेकिन उनकी सेहत के बारे में भी चर्चा करना चाह रहा हूं। जैसा कि आपने कोलफील्ड के लोगों की सेहत का हाल आपने जाना, और वहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात आपने बताई। लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के कई जो हमारे दर्शक हैं वो अलग अलग जगहों पे इस वक्त, जबकि लॉकडाउन है, फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। वो अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन साथ साथ उनकी सेहत को लेकर के अगर कोई सलाह देनी हो तो आप क्या सलाह देंगे? अ, अभी जो प्रॉब्लम है, जी। तो इस समय मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा उनको जो ध्यान रखना है, वो ये है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं या भाग-दौड़ में हैं, आप अपने घर वापस जाना चाहते हैं, ऐसे समय में जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग की, या चीज़ों को सैनिटाइज़ेशन करने की, हाथ धोने की बार-बार, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि ये भाग-दौड़ में आप जब अपने घर पहुँच गए, तो इस बीमारी का संक्रमण लेके पहुँचे, तो आपके लिए और आपके पूरे परिवार और गाँव और सबके लिए ये काफ़ी विकट परिस्थिति हो जाएगी। ये एक है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि खाने-पीने का जहाँ तक ध्यान रखने की बात है, हम सब जानते हैं कि हर चीज़ की प्रॉब्लम होगी, ट्रैवल कर रहे होंगे, खाने-पीने की दिक्कत होंगी। यहाँ पे पानी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी की अगर आपको कोई डॉक्टर ने पानी कम पीने के लिए नहीं कहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना लिक्विड आप लेंगे, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। फलों में अगर तरबूज और खरबूज ये अभी फ्रीली मिल रहे हैं, अगर जहाँ भी आप ट्रैवल में हैं या कहीं रास्ते में भी हैं और ये फल आपको मिलते हैं और आप अगर उसको ले सकते हैं, तो साफ तरीके से इसको काट के खाइए, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम कम होगी। पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर्टिकुलरली ट्रैवल में और जिस ढंग का भी वेदर है, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। दवाइयाँ, अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, वो आपके साथ होनी चाहिए और वो आप रेगुलर लें, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। जहाँ भी आपको सुविधा मिलती है, वहाँ अपना ब्लड शुगर, अगर डायबिटीज़ की शिकायत है तो ब्लड शुगर चेक करा लें, या ब्लड प्रेशर की मशीन तो यूजुअली अब बहुत सारे लोगों के पास होती है, तो उसको यूज़ कर लें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए आप ग्रुप में जा रहे हैं, आपके ट्रेन में जा रहे हैं और एक के पास ब्लड प्रेशर नापने का इक्विपमेंट है। ऐसी स्थिति में हर आदमी को उस इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे में मान लीजिए कई लोगों ने उसको यूज़ किया, तो जो उसका फ्लैप होता है, उसके साथ कोरोना के कीटाणु फैल सकते हैं। तो दूसरों की चीज़ों को यूज़ पर ना करें, उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरों के कपड़े, दूसरों का सामान बिना सैनिटाइज़ किए हुए, बिना साफ किए हुए आप यूज़ ना करें। और आप जब ट्रैवल करेंगे, तो सैनिटाइज़ेशन की चीज़ें, सैनिटाइज़ेशन की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। केवल अपने हाथ को ही सैनिटाइज़ कर सकते हैं सैनिटाइज़र के माध्यम से या साबुन के माध्यम से। बाकी सामान को नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है।
जी, बहुत ध्यान रखना होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप अपना ख्याल खुद रखें, और इसके लिए इस वक्त आपको सबसे पहला जो ख्याल रखना है वो दूरी बना के रखनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। एक दूसरे से दूरी अगर आप बना के रखेंगे, एक दूसरे का सामान अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं इस महामारी से। और उसके साथ साथ जैसा बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और उसके अलावा जो तरबूज और खरबूज और इस वक्त बहुत ही बहुतायत में जिसे कहते हैं वो उपलब्ध है, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और वैसे साथियों को मैं बता रहा हूँ जो अपने अपने घरों को जाने के लिए अभी तैयार हैं और उनकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है, वैसे लोग अपना ख्याल सबसे पहले रखें, तभी वो अपने घर तक स्वस्थ और तंदुरुस्त पहुँच पाएंगे। लेकिन साथ में आप सबको पता है कि जब आप अपने घर अपने गांव पहुंचेंगे तो वहां भी आपकी जांच होगी, और जांच के बाद आपको अगर आप में किसी तरह का सिम्टम कोरोना से रिलेटेड पाया जाएगा तो फिर आपको क्वारंटीन किया जाएगा, मतलब आपको अलग थलग रखा जाएगा। तो इस अलग थलग रहने से बेहतर है कि अभी से आप अलग थलग रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, तभी आप घर पहुंचेंगे तो अपने परिवारजनों के साथ में अच्छे से मिल पाएंगे, और एक लंबी यात्रा की थकान जो है अपने परिवार वालों से मिलकर ख़त्म कर पाएंगे। ये तभी होगा संभव जब आप अभी से अपने आप को अलग रखें, यानी कि क्वारंटीन रखें। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ कुछ सवाल भी आ रहे हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे अभी और है, वो ये है कि ये जो 2020 का जो साल है, इस साल में हम देख रहे हैं कई सारे बदलाव हो रहे हैं, मतलब बदलावों का साल कह सकते हैं। और बदलाव भी ऐसे जबकि दुनिया ही बदल गई है कह सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार दुनिया में अचानक सब तरफ तालाबंदी की स्थिति हो गई और अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया, ऐसे में जो आने वाला समय है, एक डॉक्टर के नाते इस दुनिया को आप किस रूप में देख रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं राजीव जी बहुत आशावादी हूँ, और हर नीचाई पे जाने के बाद आदमी ऊपर ही जाता है, क्योंकि जितने हम नीचे हो गए हैं, इससे नीचे जाने के लिए तो अब कोई जगह नहीं बची है। जी चाहे वो इकोनॉमी को देख लीजिए, चाहे पूरी सोसाइटी को देख लीजिए, चाहे हर आदमी की आर्थिक परिस्थिति देख लीजिए। आज आप और हम तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे। आप एक रिक्शा चलाने वाले को देखिए, एक ऑटो चलाने वाले को देखिए, उसकी जिंदगी देखिए, उसको कितनी मुश्किल है। आपकी और हमारी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, या एक आम आदमी काम करने वाले की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिनके पास ऑटो लिए हुए हैं या टैक्सी ली हुई है, जिनका की लोन चल रहा है, वो कैसे सरवाइव करें? तो सबसे बड़ी चीज ये है, हमको हमारी आवश्यकताओं को कम करना होगा। जी हम जितना अपने आप को, जो पुराने जमाने में कहा जाता था कि संयमी जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमको वापस उन्हीं चीजों पे जाना होगा। जी बिल्कुल बंद करना होगा, दिखावा एकदम खत्म करना होगा। ये सारी चीजें हम मेंटेन करेंगे, हमारे चादर के हिसाब से ही हमको पैर फैलाने होंगे, तभी हम आगे जाके इस क्राइसिस से ऊपर निकल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक हमारे देश का सवाल है, इस देश ने बहुत सारी त्रासदियां पहले भी झेली हैं, और हम उभर के आएंगे, बहुत ही संबल रूप से आएंगे और बहुत शक्तिशाली होके आएंगे। समय की बात है, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना होगा, तभी ये सारी चीज संभव। और कठिन नहीं है, समय जरूर कठिन है, पर हम सब मजबूत हैं। जी, समय कठिन है लेकिन हम सब मजबूत हैं, और ये ही एक जो उम्मीदों भरी बात है वो डॉक्टर साहब। और जब डॉक्टर बोलते हैं तो फिर उम्मीद भी नहीं रखते, हम उम्मीद से कहीं ज़्यादा रखते हैं, यानी वहाँ रिसर्च भी है, वहाँ तथ्य भी है, लॉजिक भी है, सब कुछ है। इसलिए डॉक्टर साहब की बातों पे जब हम सब जानते हैं कि जब हर तरफ अंधेरा हो जाता है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और वहाँ जो चीज़ें दिखती हैं, वहाँ एक उजाला दिखता है, जीवन का उजाला दिखता है। और आज
वैसे ही जीवन के उजाले का एक ध्वजवाहक डॉक्टर राजीव राठी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और दोस्तों आप सबको उनके अच्छे विचारों से अवगत करा रहे हैं। और साथ साथ इस कोरोना काल में जबकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है एक खामोशी छाई हुई है, सब डरे सहमे हुए हैं, लगता है कि पता नहीं कल को क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा कि कम होगा, घटेगा कि आगे कैसे चलेगा, कि जो व्यापार कर रहे हैं उनको लग रहा है कि व्यापार हमारा आगे कैसे चलेगा, जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी, जो रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे थे उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, वो आज सोच रहे हैं कि आगे कैसे हम करेंगे। कई लोग जो हैं वो घरों के अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह ट्रेन में टिकट का इंतज़ाम हो जाए, बसें जो हैं वो चलें। अलग अलग सवाल, अलग अलग लोगों की परेशानियां जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती हैं हमेशा की तरह और अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन साथ साथ हम इन्हीं परेशानियों के बीच कुछ अच्छी चीज़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव राठी। डॉक्टर राजीव राठी जो हैं वो नई दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में ट्रांस रेडियल इंटरवेंशनल प्रोग्राम के विभागाध्यक्ष हैं और विभाग के अध्यक्ष हैं और निदेशक भी हैं, यानी डायरेक्टर हैं। और आपको बता दूं कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव उनके पास है और इन 2 दशकों में उन्होंने 15,000 से अधिक कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर किए हैं। और डॉक्टर राठी ने समाज को अपना बेहतरीन देने की कोशिश की है। हृदय सुरक्षा अभियान के बारे में अभी उन्होंने बताया और इस अभियान के द्वारा उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। समाज में जो जागरूकता पैदा करने की कोशिश होती है वो डॉक्टर साहब ने किया है और अभी भी कर रहे हैं लगातार। और जैसा मैं बताता हूं कि डॉक्टर जो होते हैं वो समाज सेवी पहले होते हैं और प्रोफेशन तो उनका है ही, तो उसी हिसाब से डॉक्टर राजीव राठी जिनके साथ आप लोग अभी हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं वो जुड़े हुए हैं और तमाम बातें हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं इन दिनों। अपनी छुट्टी का समय जो है, छुट्टी तो उनके पास है नहीं क्योंकि पूरा का पूरा परिवार डॉक्टरी पेशे में है, इसलिए जब भी, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं तो इस जो अभी बीमारी है उसी के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने 3 फिल्में देखी हैं, इस बारे में भी इन्होंने अभी हम सबको ये जानकारी दी। जो टेलीविज़न पे सीरियल्स आ रहे हैं वो देखने का समय इनके पास अभी नहीं है, लेकिन ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गीता की बात ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने की इच्छा होती है और उससे लोगों एक जो जान फूंकने की बात होती है, एक उत्साहवर्धन की बात होती है, वो उस पुस्तक से इन्हें मिलती है। और इसके अलावा आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, किस प्रकार आगे बढ़ाएं, अपनी दिनचर्या कैसे रखें, आप कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, ये तमाम बातें हमने इनसे की। इसके अलावा आगे आने वाले समय में कैसा क्या रहेगा, ये 2020 जिस प्रकार जा रहा है, गुजर रहा है, क्या इसी प्रकार गुजरेगा और इसके बाद क्या स्थिति होगी, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही विस्तार से डॉक्टर राजीव राठी ने हम सबको बताया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक सवाल है, अब ये सवाल मुझे तो उतना समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रूर इसके बारे में बताएं कि ये लिख रहे हैं कि मेरे रिसर्च के हिसाब से पल्मनरी वेन में बलगम जम जाता है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, वेन्स बंद हो जाती हैं जिससे सांस का दौरा पड़ जाता है। ये मैं चूँकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी उतना नहीं समझता हूँ, लेकिन इन्होंने जो नॉर्मल उसमें लिखा है ये क्या है और उनको क्या सलाह आप देंगे? देखिए, ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ये वास्तव में लिटरेचर में सारी चीजें आई हुई है कि वेन्स में थ्रोम्बस बनता है, इस बीमारी में थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना होता है, क्लॉट्स बनते हैं। तो ये डिजीज प्रोसेस है। ये जो वायरस है जिस ढंग से एक्ट करता है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसकी ये सब पैथोफिजियोलॉजी है। और इससे ट्रीटमेंट में अभी एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। हमको बीमारी समझ में आई है कि ये बीमारी कैसे होती है और जहाँ तक अभी इस बीमारी का ट्रीटमेंट है वो सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसीलिए बचाव भी बहुत बड़ा उपाय है। तो जो क्वेश्चन है कि बलगम जमता है और ये सामान्य सी बात है, निमोनिया होगा तो बलगम ही होगा और वेन में थ्रोम्बस बनेगा तो
थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है इस बीमारी जी। को। डॉक्टर साहब, ये जैसे इस वक्त कोरोना को लेकर के जो बातें चल रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, और तमाम चीज़ें अलग अलग देश जो हैं वो वैक्सीन बनाने के दावे कर रहे हैं। हमारे देश में भी इस पे रिसर्च अभी चल रहे हैं, अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं, हम सब जान रहे हैं। किट को लेकर के है, अपने देश में जो तैयारियां हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप, हमारे जो दर्शक हैं, देश की जो जनता है, वो अपने आप को कैसे आश्वस्त रखे कि आने वाला जो समय है वो बेहतर समय है, अच्छा समय है, और हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे? मैं आपके इस क्वेश्चन को दो भाग में डिवाइड करता हूँ। एक तो वैक्सीन की, और हमारी हेल्थ केयर को हम लोगों ने किस ढंग से अभी तक किया और आगे क्या करने वाले जी। हैं। जी तो ये बिल्कुल। दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहले अपन वैक्सीन पे आते हैं। जी। सामान्यतः एक वैक्सीन को डेवलप होने में 10 साल का वक्त लगता है, जी। उससे पहले वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाता। अभी तक वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वैक्सीन का, वो है इबोला का वैक्सीन डेवलप हुआ है, और उसको भी डेवलप होके यूज में आने में 5 साल का वक्त लगा। तो आज हम जो वैक्सीन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, बहुत फास्ट हुआ, बहुत फास्ट हुआ। तो आप मान के चलिए कि 1 साल का वक्त लगेगा, उससे पहले वैक्सीन सामान्य लोगों के यूज में नहीं आ पाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप ये रोज जो आप बात सुन रहे हैं वैक्सीन वैक्सीन की, रिसर्च चल रही है, ट्रायल्स होंगी, सारी चीजें होंगी, पर लोगों के यूज के लिए, कॉमन यूज के लिए वैक्सीन 1 साल से पहले नहीं आ सकता। इसमें वक्त लगता है। आप वैक्सीन के बारे में आप एक सिंपल सी चीज सोच के देखिए, वैक्सीन जब आएगा तो हमको उसकी सेफ्टी सबसे पहले इंश्योर करनी पड़ेगी। आपने मान लीजिए 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, अब उसमें से मान लीजिए 0.5% लोगों को भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो कितने ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी उस वैक्सीन के लगने से। जी। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, इसमें वक्त लगेगा। जहां तक दूसरी चीज है हमारी प्रिपेयर्डनेस की, तो मैं निस्संदेह बोलूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस ढंग से इस चीज को मैनेज किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही शानदार ढंग से ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत ही इंक्लूसिवनेस के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़े हैं। हर चीज के लिए किस ढंग से आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे से चल रही है। जो भी उनकी टास्क फोर्स टीम है, वो बहुत अच्छे से आगे इस चीज को ले जा रही है। हम सब जानते हैं कि इस बीमारी का कोई सिंगल आंसर नहीं है। रोज नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, उसके हिसाब से हमको आगे के कदम तय करने हैं, और वो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक आने वाले समय का सवाल है, लॉकडाउन धीरे धीरे ये कम होगा। जैसे कि अभी कई जहां ग्रीन जोन है वहां पे काफी लिबर्टीज दी गई हैं। उम्मीद है कि 17 मई के बाद और लिबर्टीज मिलेंगी। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन्हीं को केवल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। पर यहाँ पे सबसे बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी सोसाइटी की है, हम सब की है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आज कहीं गड़बड़ी कर दी, आज मैं मास्क पहन के नहीं गया, आज मैंने हाथ नहीं धोए, तो मैं बच जाऊंगा। मैं ही नहीं बचूंगा। मैं उस समय हो सकता है खुद मेरे को कुछ ना हो, पर मैं अपने परिवार के लोगों को रिस्क में डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके हम बीमारी को बढ़ा सकते हैं। हम सबको ध्यान देना होगा, हम सबको एक जिम्मेदारी लेनी होगी, एक अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी हम हमारे देश को बचा सकते हैं, हमारे समाज को बचा सकते हैं, हमारे परिवार को बचा सकते हैं। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जितनी जिम्मेदारी थी वो अपनी पूरी कर रही है, पर हम सबको एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, एक अच्छे नागरिक बनने का, सबको साथ लेके चलने का, और सबकी देखभाल करने का। हर एक के लिए, मेरे लिए आप एक गार्ड बन जाएं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप बताएं कि डॉक्टर साहब आप ये गलती कर रहे हैं, प्लीज आप मास्क पहन के नहीं आए, आप जाइए मास्क पहन के आ जाइए। आपने देखिए ये कॉमन लिफ्ट अभी आपने इस्तेमाल की है, आपका सैनिटाइजर कहाँ है, आपके पॉकेट में सैनिटाइजर क्यों नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी हम इस बीमारी से आगे बढ़ पाएंगे। पर निश्चित मानिए
हम इससे आगे निकल के आएंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। जी, जैसा डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि हम इससे निकल के आएंगे, यही है उम्मीदों पे जो दुनिया खड़ी है वो हम जानते हैं। और क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है, ये हमारा टैगलाइन है। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं तभी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी तभी है जब डॉक्टर हमारे साथ हैं। और आज हमारे डॉक्टर हमारे साथ हैं और हम तमाम बातों पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया इस चर्चा के लिए, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में इस पेशे से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड कोई और सवाल हो, आप बाद में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले कहा कि जो प्रोग्राम हमारा 12:15 बजे से होना चाहिए था, लगभग 1 घंटा लेट हम लोग इसको शुरू कर पाए कुछ तकनीकी खामियों के कारण, और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। कई साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, वो इस प्रोग्राम को बाद में रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार अपना समय दिया, उनको सबसे ज़्यादा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय जो है वो इस बहुमूल्य समय में निकाल करके दिया है। जबकि आज जो पेंडेमिक है और इसमें चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उसी बीच लोग अच्छी ज़िंदगी की तलाश में हैं, और अपने सेहत को लेकर के, अपने दिनचर्या को लेकर के, और जिस प्रकार कहा जाता है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हर जैसे रात के बाद दिन है, तो वैसे ही अभी हम देखें तो चारों तरफ की जो आबो हवा है वो बहुत ही स्वच्छ हो गई है डॉक्टर साहब। बिल्कुल खामोशी के साथ साथ कुछ हम कोयल की आवाज़ भी, कोयल की कूक भी सुन रहे हैं। कई जगह से फ़ोटो और वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं कि कई जो जानवर हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, उस विषय में कुछ बताइए। क्योंकि जब आबो हवा इस धरती की, मतलब न सिर्फ भारत की, इस धरती की आबो हवा जो है उसमें इस मतलब एक ड्रास्टिक सुधार देखा जा रहा है, तो उस सुधार को लेकर के और प्रकृति को लेकर के मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। उस विषय में कुछ बताइए कि आखिर आने वाला जो समय है, वो समय क्या हमको, ये जो हम अभी देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि लुधियाना से हम हिमालय को देख रहे हैं, कि कुछ और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ से भी हिमालय, तो कहीं पैंथर दिखाई दे रहा है, तो कहीं मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रकृति है एक अलग रूप में दिखाई दे रही है, इस पर आपका क्या कहना है? राजीव जी, आपने बहुत सही कहा कि पूरा वातावरण ही बदल गया है और बड़ा खुशनुमा वातावरण हो गया है। और आज सारी आप चाहे यमुना जी देख लीजिए, चाहे आप हिमालय देख लीजिए, चारों ओर एक खुशहाली का माहौल है और एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। पर आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में मैं अपने काफी रिजर्वेशन रखना चाहूंगा, क्योंकि ये एक शमशान वैराग्य की जो बात कही जाती है, मुझे ये वैसे ही लगता है। जैसे ही हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे, हमारे ढंग वैसे ही हो जाएंगे, हम उसी तरह प्रकृति पे अत्याचार करने लगेंगे जैसे हम करते आए हैं। हो सकता है और ज्यादा विग्रस करने लग जाएं, और मुझे नहीं लगता कि हम इन चीजों से कोई सीख लेंगे। अगर हम सीख ले लें, मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, अगर हम सीख ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप सरकारी तौर पे देख लें, गवर्नमेंट इस डेटा को अच्छे से यूटिलाइज कर ले और सबको ये समझ में आ जाए कि हमारी नदियों में कोई खराबी नहीं थी, पॉल्यूशन करके हमने पॉल्यूट करके सारी गंदगी की नदियों में डाल के उनको खराब किया। अब जितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें जो पॉल्यूशन के हमारे नॉर्म्स हैं उसकी हम लोगों ने धज्जियां उड़ाई। इन सब चीजों को देखना होगा और बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने होंगे, तभी हम प्रकृति को बचा सकते हैं। वरना आज से 4 महीने पहले जो स्थिति थी, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद और जैसे ही हमारी जिंदगी नॉर्मलाइज होगी, अब ये चीजें वापस वैसी ही पाएंगे। मुझे कोई बहुत चेंज की उम्मीद नहीं है इसमें।
लेकिन डॉक्टर साहब जब अचानक सारी चीज़ें चेंज होंगी, सड़कों पे फिर से गाड़ियां चलेंगी, फिर से जो ग्रीन हाउस जो गैसों का उत्सर्जन होगा, फिर अलग अलग फैक्ट्रीज से गैस और धुआं निकलेंगे, इन सब के बाद जो स्थिति होगी सेहत का क्या हाल होगा? क्योंकि एक समय हम एक लंबा समय जब स्वच्छ हवा में गुजार कर निकलेंगे, उसके बाद अचानक इन सारी चीज़ों का जब थपेड़े जो हैं वो हमारे ऊपर जब पड़ना शुरू होंगे, जब हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का एक आक्रमण होगा, तब हम कैसे हमारी सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे? ये थोड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इसका जवाब हो सकता है ये 3 महीने बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज से ही सचेत रहने की ज़रूरत है हम सबको कि ऐसे समय में जब एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खुले और सारी चीज़ें जो है सामान्य हो जाए, इस बीमारी से भी हम दूर हो जाएं, लेकिन इसके बाद क्या हम किसी और बीमारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? एक स्पेकुलेशन ये है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे, तो हॉस्पिटल्स में रोगियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ये भी स्पेकुलेशन है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप काफी हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी देखेंगे, स्ट्रोक के पेशेंट्स देखेंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है हॉस्पिटल्स भरने लग जाएंगे बहुत बुरी तरह से। ये सब संभव है और ये सब हो सकता है। जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है, पॉल्यूशन तेजी से ऊपर जाएगा और उसका इम्पैक्ट वैसा ही होगा जैसे पहले होता आया था। जी। अब इससे बचने का एक, हम जैसे ही हार्ट अटैक या स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर हम अपने आप को इस समय से जो सीख ले सकते हैं वो यही ले सकते हैं कि अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रख सकते हैं, स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। अगर हमने हमारा स्ट्रेस कम कर लिया तो आने वाले समय में भी हम इन बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। पर अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ गया, हम वापस उसी रेट रेस में लग गए, तो आप ये मान के चलिए कि हम बहुत सारे हार्ट अटैक के मरीज देखेंगे आने वाले समय में और बहुत सारे स्ट्रोक के मरीज देखेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं डॉक्टर साहब? एक मेरे हिसाब से तो अच्छा खान पान और अपनी आवश्यकताएं सीमित रखिए, दूसरे को मत देखिए, अपने आप को देखिए और जितना तनाव आप कम कर सकते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे सड़कों पे चलने में है, ट्रैफिक का तनाव, इस तनाव को आप कम करिए। आप ये देख के चलिए कि आपने एक वर्स्ट फेज लाइफ का देखा है लॉकडाउन में। बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों को खोया होगा। आप न्यूयॉर्क की हालत देखिए, क्या हो गया वहां पे। पूरा इटली की हालत देखिए, क्या इन्हें तबाह हो गए लोग। उन सब चीजों को देख के बस आप ये सोचिए कि भाई हम तो बहुत खुशनसीब हैं, हमको तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। आने वाले समय में अच्छा समय निकले तो कम से कम तनाव लें और अच्छे से आगे बढ़ें। मतलब अपनी अभी आवश्यकताएं सीमित करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। आवश्यकताएं सीमित रखें, अपने आप को तैयार रखें, डिप्रेशन में न जाएं, तनाव कम लें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। ये जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो हम कह रहे हैं कि इसके बाद आफ्टर लॉकडाउन क्या होगा। उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हो सकता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो मरीज़ों से भर जाएं और वहाँ अभी से ज़्यादा दूसरी जो बीमारियां हैं उसके मरीज़ ज़्यादा दिखें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको अपने आप को तंदुरुस्त रखना सबसे पहला काम है, वो करें। और खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आप अपने खान पान के अलावा व्यायाम और तमाम जो एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और तनाव में मत आइए। ये कहना है डॉक्टर राजीव राठी का। और डॉक्टर साहब चलते चलते बहुत सारी बातें आपसे, लगभग 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन चलते चलते एक सवाल जो पर्सनल बात मैं कर रहा था कि ये जो खाली वक्त है, इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें तो आप नहीं कर पाते हैं। खाली वक्त कहना भी मेरे लिए वो एक गुनाह ही मैं कर रहा हूँ कि आप जैसे डॉक्टर जो आज सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आपने अपना वक्त निकाला है, वरना अभी आप हॉस्पिटल में होते। लेकिन जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है अपने आप को खुशहाल रखने के लिए, शायद कुछ गुनगुनाते भी आप हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, तो आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है जिसे आप गुनगुना रहे थे? राजीव जी, गाने तो मुझे सारे पसंद है।
जी। और घर में गुनगुनाने में ये है कि कोई रोक टोक नहीं होती है, जी। सरकार अपनी है, कोई बोलने वाला नहीं, जी। तो काम बन जाता है। बाकी मुझे लता जी के और किशोर कुमार जी के गाने बहुत पसंद है, और मैं काफी सुनता हूँ। तो जब भी मौका मिलता है, और वास्तव में जब अभी तो हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाते हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं, 15 मिनट में। जी। और अदरवाइज यूजुअल ट्रैफिक में 40 मिनट का टाइम लगता है। तो एक गाने ही हैं जो एक सहारा होते हैं जी। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। जी। तो आप अपने तनाव को गानों से दूर करते हैं, और शायद यही ये भी एक अच्छा इलाज है जो आप अपने मरीज़ों को, और जो मरीज़ नहीं हैं उनको भी आप यही शायद सलाह देंगे कि अपने तनाव को दूर करने के लिए जो आपका खाली वक्त है उसमें गाने गुनगुनाएं या गाने सुनें, कुछ फिल्में देखें, कुछ किताबें पढ़ें। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है। और अब बहुत छोटी सी बात है, अगर मुझे मालूम है कि मेरे घर से हॉस्पिटल जाने में मेरे को ट्रैफिक के कारण करीब 40 मिनट से सवा घंटे का टाइम लग सकता है, तो मुझे इस चीज का स्ट्रेस क्या लेना। ठीक है, उतना टाइम लग रहा है, जितना टाइम लगेगा लगेगा, अपने गाने सुनते रहें, गप मारते रहें, और समय को निकाल लें। और जब भी मौका मिल रहा है, कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो बैठ के पढ़ें। और आज भी न्यूज़पेपर पढ़ने का सुख ही अलग है, किताबें पढ़ने का सुख ही अलग है। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी हैं, और आपके स्ट्रेस को भी कम करती हैं। लेकिन आपने गाना नहीं बताया जो आप गुनगुना रहे थे। लता जी मेरे का। को किशोर जी का जो गाना है, जी। रिमझिम गिरे सावन, वाह। अभी तो तो। वो बहुत अच्छा लगता है। जी। और अभी तो जब अभी देखिए। तो राजेश साहब भूल भी गया कौन सा गाना गुनगुना रहा था। लेकिन चूंकि कुछ हमारी सीमाएं हैं, मैं ये गाना अपने दर्शकों के लिए नहीं बजा सकता हूँ, कॉपीराइट का चक्कर होता है। लेकिन मैं दर्शकों को कहूँगा, अपने साथियों दोस्तों को कहूँगा कि आप ये गाना ज़रूर सुनिए, बहुत ही प्यारा गाना है। और किशोर दा की आवाज़ में ये गाना तो बिल्कुल दिल को छू जाता है। और साथ में आपको ये बोलूँगा कि जो रिमझिम गिरे सावन, तो पहले तो सावन का महीना उसका इंतज़ार होता था, लेकिन अब जो समय है, और ख़ासकर इस वक्त जब लॉकडाउन का समय है, जब मौसम बिल्कुल बदल चुका है, तो कभी भी हम आंधी तूफान और सावन का मज़ा भी ले लेते हैं। और अभी साफ हम देख भी रहे हैं कि लगातार बीच बीच में बारिश हो रही है। तो आप जब भी बारिश हो, इस गाने का मज़ा लीजिए, और बारिश ना हो तब भी मज़ा लीजिए। जब बाहर बहुत तेज़ धूप पड़ती हो और तब भी बारिश का मज़ा लेना हो, तो इस गाने को सुनिए, गुनगुनाइए। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला। और आपसे भी एक बार क्षमा चाहता हूं कि आपको बहुत देर तक हमने इंतज़ार करवाया। तकनीकी खामी के कारण हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को लेट से शुरू कर पाए, लेकिन जो साथी हमारे नहीं जुड़ पाए हैं और जिन्होंने आपके इस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके विचार हैं, जो आपकी बातें हैं, उसको नहीं सुन पाए, उसको हमारे जो साथी हैं वो सुनेंगे। रिकॉर्डिंग वर्जन जो हमारा अभी कुछ देर बाद इसी चैनल पे आ जाएगा, तब सुन पाएंगे। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि एक बार फिर से परिचय दूं कि डॉक्टर राजीव राठी जो हैं, ये मैक्स हॉस्पिटल साकेत जो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, उसमें ट्रांस रेडियल इंटरवेंशनल प्रोग्राम के विभागाध्यक्ष हैं और निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, और जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। और साथ में एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में 20 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है। और उसके साथ साथ 2 दशकों से ये जो 20 साल का समय गुजरा है उनका, उसमें इन्होंने 15,000 से ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर उन्होंने किए हैं। तो और उसके साथ साथ हम डॉक्टर राजीव राठी एक अच्छे समाजसेवी हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। और साथ में वो समाज को में जो हृदय से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जो बातें हैं, उनको जो बीमारियां हैं उनसे अवेयर करने की कोशिश में वो लगातार लगे रहते हैं। और ख़ासकर जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ आपको बता दूं, ये बात डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पैसा तक नहीं लेते हैं और जा कर के अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये अपने आप में एक इनकी जो खूबी है, वो खूबियां मैं बता रहा हूं। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के साथ अभी हम चर्चा कर रहे थे। और कहा जाता है कि जो हृदय का जो डॉक्टर होता है वो आपके दिल को बहुत अच्छे से समझता है। तो एक दिल के
मरीज़ से दिल की बातें कैसे की जाए ये डॉक्टर कर सकते हैं, और वही डॉक्टर अभी हमारे साथ अभी तक इस चर्चा में भाग ले रहे थे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से। और दोस्तों, अगर किसी भी तरह के सवाल हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बाद में भी सवाल करें और हम आपके सवाल जो हैं उन तक पहुंचाएंगे। और जो दोस्त हमारे अभी तक नहीं देख पाए हैं इस प्रोग्राम को, दोबारा आप ज़रूर देखिए प्रोग्राम। बहुत ही शानदार प्रोग्राम और बहुत ही शानदार बातें डॉक्टर साहब ने की है। तो एक बार फिर से धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप लोग सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और देखा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर हम भी अब विदा लेते हैं, और देखते रहिए डीवी लाइव, और जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल बटन जो है वो ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसकी खबर जो है, उसकी जानकारी, उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। तो देखते रहिए।